सुरभि एक छोटे से गांव में रहती थी। सुरभि के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाता है और वो अकेले ही रहती है। गांव के ही मंदिर में सुरभि फूल माला बेचती और थोड़े बहुत पैसे कमाती है। सुरभि एक शाम मंदिर से वापस घर जा रही होती है। तभी सुरभि को रास्ते में धीरज नाम का एक लड़का मिलता है जिसके पैर में चोट लगी हुई थी। सुरभि उसके पैरों की चोट देखकर तुरंत उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे आपको तो बहुत चोट लगी है, आप मुझे अपना घर बताइए, मैं पहले आपको दवा दिला दूंगी, फिर आपको आपके घर छोड़ दूंगी। बताइए आपका घर कहाँ है? मैं इस गांव में रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। आप यहाँ के नहीं हैं? अरे तो फिर आप कहाँ रहते हैं? देखिए आपको काफी चोट लगी है। अगर आप इस गांव के नहीं हो तो यहाँ कोई होगा ना आपका जान पहचान का, मुझे बता दीजिए, मैं उसके घर आपको लेके चलूंगी। घाव अगर और बढ़ गया तो आपको बहुत दिक्कत होगी। अरे मैं किसी को जानता तो उसके पास नहीं चला जाता। अरे मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। अरे ये गांव है ना तुम्हारा वाला, उसके पीछे एक और गांव है ना, उस गांव में मैं रहता हूँ। गांव के रास्ते अपने घर जा रहा था और मेरे साथ ये हो गया। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? आप इतनी तकलीफ में हैं, मैं आपको ऐसी तकलीफ में नहीं छोड़ सकती हूँ ना। आप एक काम करिए, यहीं पास में मेरा घर है, आप मेरे घर चलिए। आज रात वहीं आराम कर लेना, फिर कल सुबह वापस चले जाना अपने घर। तब तक चोट भी थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। मैं ऐसे कैसे आपके घर जा सकता हूँ? आपको भी तो मेरी वजह से कितनी तकलीफ होगी। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। और वैसे भी आपकी तकलीफ इतनी बड़ी है कि मुझे अपनी तकलीफ दिख ही नहीं रही है। यहाँ पास में ही दवा खाना है, आप पहले वहाँ चलिए, फिर आप मेरे घर चलना। सुरभि धीरज की मदद करती है और अगली सुबह ही धीरज वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद धीरज सुरभि के लिए कुछ तोहफे लेकर आता है और सुरभि के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। कुछ देर बाद ही जब सुरभि फूल माला बेचकर घर आती है तो अपने घर के बाहर धीरज को देखती है तो सुरभि काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वह धीरज से कहती है, अरे आप यहाँ, अब आपकी चोट कैसी है? जब आपने इतना ध्यान रखा था मेरा, तो मेरी चोट को तो ठीक होना ही था। वो तो मेरा फर्ज था, आप इतनी मुसीबत में थे, आपको चोट लगी थी, मैंने तो बस उस समय वही किया जो मुझे ठीक लगा। लेकिन आप यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या आपको मुझसे? जी कोई काम तो नहीं है, लेकिन मैं आज यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने आए हो? अरे बड़ी अजीब बात है, आज तक मुझसे कभी कोई मिलने ही नहीं आया है और आप यहाँ मुझसे मिलने आए हो। आपने उस दिन मेरे लिए कितना कुछ किया था, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपको तोहफा दूं। तो इसके लिए मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मेरे लिए तोहफे? अरे तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? मुझे आपके तोहफे नहीं चाहिए। सच में मैंने आपकी मदद किसी तोहफे के लिए नहीं की थी, बल्कि इसलिए की थी क्योंकि उस समय आपको मेरी जरूरत थी। मुझे पता है, लेकिन आपका साफ दिल और सीधा स्वभाव मुझे काफी अच्छा लगा। आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, यहाँ तक एक अनजान आदमी की मदद करने से आप अपने आप को रोक नहीं पाई, तो तोहफा देने से मैं खुद को कैसे रोकता? इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मना मत कीजिए, इस तोहफे को ले लीजिए। अगर आप इतनी जिद नहीं करते तो मैं कभी आपसे तोहफे नहीं लेती। धीरज और सुरभि काफी बातें करते हैं और फिर धीरज वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब इसी के साथ धीरज का सुरभि के घर आना जाना लगा रहता है। हर दूसरे तीसरे दिन धीरज किसी न किसी दिन सुरभि से मिलने आ ही जाता है। सुरभि को भी धीरज से बात करना काफी अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक से कुछ दिन हो जाते हैं और धीरज सुरभि से मिलने नहीं आता। तभी सुरभि काफी परेशान हो जाती है। इतने दिन हो गए हैं, अब तक धीरज मुझसे मिलने नहीं आया। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई है या कहीं फिर से चोट लग गई हो? मुझे उनसे मिलने जाना पड़ेगा। सुरभि काफी परेशान हो जाती है और धीरज से मिलने निकल जाती है। जैसे ही घर के बाहर जाती है कि तभी वो देखती है वहाँ धीरज खड़ा होता है। धीरज को देखकर सुरभि उसे गले लगा लेती है और कहती है, धीरज क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कितने दिन हो गए हैं, तुम मुझसे मिलने ही नहीं आए हो। सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैं तुमसे इतने दिन से नहीं मिली हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ तुम्हारे बिना। वो बात ही है ना कि मैं हमेशा आपके पास आता था ये बोलने के लिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता था। फिर दोबारा जाता था, फिर नहीं बोल पाता था। तो सोचा क्यों ना एक बार मैं हिम्मत जुटा लूं, उसके बाद आके मैं तुमसे बोलूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुरभि हाँ कर देती है और शादी के लिए मान भी जाती है। जिस दिन शादी होती है उस दिन सुरभि अपने घर को देखते हुए कहती है, मैं अब तक यहाँ अकेली रह रही थी, अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। मेरी माँ का मेरे पास बस एक बक्सा ही है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। आज तक मैंने इसे इसलिए नहीं खोला क्योंकि इसे खोलना ही नहीं चाहती थी मैं चाहती थी कि मैं इसे अपनी शादी के दिन खोलूं और आज मेरी शादी है।
सुरभि बक्सा खोलती है तो देखती है उसमें बस एक साड़ी और एक चाकू रखा होता है। चाकू को देखकर सुरभि खुद से कहती है, इस बक्से में चाकू क्या कर रहा है? माँ मेरे लिए चाकू छोड़ के गई है। कोई बात नहीं, चाकू ही सही, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। सुरभि की शादी हो जाती है और अब सुरभि शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है। सुरभि को देखकर उसकी सास अनीता कहती है, अरे वाह धीरज, इस बार लड़की तो बहुत अच्छी लेकर आया है। माँ जी मैं कुछ समझी नहीं, इस बार अच्छी लड़की लाया है, आपके कहने का मतलब क्या है? मुझसे पहले भी ये किसी को लेकर आए हैं क्या यहाँ पे? क्या सुरभि, तुम भी ना यार। अरे शादी करके अभी भी आई हो और आते ही अपने पति पे शक कर रही हो। अरे माँ, आपने ऐसा क्यों कहा? हाँ, क्यों मजाक करती हो? हाँ बहू, मेरा यही मतलब था, तू कुछ गलत मत समझ। सुरभि सबकी बात मान जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सुरभि को भी ये नहीं पता था कि इसकी शादी नहीं बल्कि बर्बादी है। कुछ देर बाद धीरज सुरभि के पास जाता है और उसके करीब जाने लगता है, लेकिन सुरभि पीछे हटते हुए कहती है, आप भी क्या कर रहे हैं? अरे पीछे हटिए, कोई आ जाएगा। अब तो हमारी शादी हो गई है, अब कौन ही आएगा? और वैसे भी शादी के बाद तो ये सब होता ही है ना, तो तुम दूर क्यों जा रही हो? आओ ना मेरे पास। मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, हम ये सब बाद में कर सकते हैं। क्या कहा तूने? हाँ, मुझे कुछ नहीं करना है, तो फिर तुझसे शादी करके लाया क्यों तुझे? धीरज सुरभि पर हाथ उठाने जा ही रहा होता है कि तभी धीरज की माँ बुला लेती है और वो वहाँ से चला जाता है। सुरभि को काफी डर सा लग जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अचानक से धीरज बदल कैसे गया। सुरभि शांत अपने कमरे में बैठी थी, तभी सुरभि को कमरे के बाहर से बात करने की आवाज आती है। इस बार वैसे लड़की तो बहुत अच्छी हाथ लगी है और मैंने ग्राहक से बात भी कर ली है। ग्राहक बहुत अच्छा मिला है, लेकिन उसने डिमांड रखी है कि लड़की उसे ताज़ी चाहिए, उसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, इसीलिए तू उससे थोड़ा दूर रही हो और जो भी पैसे आएंगे आधे तू रख लियो, आधे मैं। सुरभि सब बातें सुनती है तो बहुत घबराकर तुरंत बाहर जाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है? धीरज, तुम मुझसे शादी करके मुझे किस लिए लेके आए हो? साफ साफ बताओ ना। ओ, तुम्हें तो सब पता चल गया। चलो, अब क्या ही छुपाना तुमसे। ये प्यार व्यार ना, ये सब बकवास होता है और मैं किसी से प्यार नहीं करता। तुमसे शादी तो इसलिए की है ताकि तुम्हें अपने घर लाऊं और ले जाकर बेच दूं और पैसा कमाऊं, समझी तुम? धीरज की बात सुनकर सुरभि घबरा के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अनीता पकड़ लेती है और उसे थप्पड़ मारने लगती है। जैसे ही धीरज धीरे धीरे इसके करीब जाने लगता है, तभी सुरभि की माँ का चाकू हवा में उड़ जाता है और उन दोनों के आगे आ जाता है। दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये देखकर सुरभि खुद से कहती है, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचा लिया इन लोगों से। मेरी माँ का जादुई चाकू मुझे आज इन गुंडों से बचाएगा। जानकी की बेटी कमलेश की अमीर घर की लड़की से शादी हुई थी और जानकी का परिवार गरीब था। उनकी गरीबी का तो ये आलम था कि वो 2 वक्त की रोटी जुटा ले, वही उनके लिए बहुत था। और मोनिका जो शहर में पली बड़ी थी, उसके माँ बाप ने उसकी शादी गांव में इसलिए की थी ताकि उसे जो अपने पिता के पैसों का इतना घमंड था और उसे पता चले कि उसे पैसों की कितनी इज्जत करनी चाहिए। बहू, खाना बन गया या नहीं? कमलेश वरना खेत चला जाएगा, खाकर जाएगा तो अच्छा है। बना ही रही हूँ, गैस नहीं है तो तुरंत तो खाना बनेगा नहीं। 1 घंटे से चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, कभी लकड़ी जलती है और कभी बुझ जा रही है। बहू, अब तो तुझे इतने समय हो गया यहाँ पर, अब तो तुझे गांव के तौर तरीके सीख लेने चाहिए। इतने दिन हो गए हैं, लेकिन तू हर काम में नुक्स निकालती रहती है। माँ जी, आप जानती है ना, मैं एक अमीर घर की बेटी हूँ और मेरे बाप ने मेरी शादी जानबूझकर गरीब घर में कर दी ताकि मुझे पैसों की अहमियत पता चले। पैसों की अहमियत का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इतने दिनों में ये तो समझ आ ही गया कि मेरे बाप ने मेरी शादी जिस घर में की है वो 1 नंबर की फटीचर फैमिली है और ना तो इस तपती गर्मी में इस घर में ढंग का पंखा है और ना ही कूलर। ये तुम कैसी बात कर रही हो मोनिका? यहाँ गांव में पंखा हो ना, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है, और तुम कूलर की बात कर रही हो। अरे कहाँ से लाएंगे हम? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पंखे के अलावा कुछ और खरीद सके। अरे हम तो दूसरा पंखा तक नहीं लगा सकते घर में। और वैसे भी हमको आदत है, लेकिन तुमको नहीं होगी क्योंकि तुम बाहर रहती थी, एसी कूलर ये सब यूज किया करती थी। अब अचानक से गांव में आके रहोगी तो ये सब तो होगा ही ना। अच्छा ये सब छोड़ो, माँ खाना बन गया हो तो पैक कर दीजिए। कमलेश, तू खेत में जा, मैं खाना तेरा वहीं पहुंचा दूंगी। हाँ हाँ, खाना बने तो पहले। यहाँ ये लकड़ियाँ जलने का नाम ही नहीं ले रही हैं और इन्हें खाने की पड़ी है, और ऊपर से आग बरसने वाली है। गर्मी मेरी जान लेकर ही मानेगी।
मोनिका चिक चिक करते हुए पूरा दिन अपने घर का काम किया करती, क्योंकि जिस रईसजादी को गाड़ियों में घूमने और पार्टी करने और दोस्तों के साथ नाइट आउट पर जाने का शौक था, अब वो गांव के गरीब परिवार की एक बहू बन चुकी थी और चूल्हे पर फूक फूक कर खाना बनाया करती थी। ऐसे ही एक रोज देर शाम गर्मी के मारे मोनिका को बेचैनी हो रही थी और वो अपने कमरे में पंखे में बैठ जाती है। तभी लाइट चली जाती है और कुर्सी से सीधा नीचे चक्कर खाकर गिर जाती है और अपनी बहू को कुछ देर बाद नीचे जमीन पर पड़ा हुआ देखती है और गांव के वैद्य जी को बुला कर लाती है। क्या हुआ वैद्य जी, सब ठीक तो है ना? कहीं मेरी बहू कोई खुशखबरी तो नहीं देने वाली है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपके तो यही अरमान है अब। और आपके बच्चों की सिवाय ये नहीं सोच सकती घर में एक दो जगह और पंखे लग जाए या कूलर आ जाए। हाँ हाँ बहू, मैं समझ सकती हूँ तेरी परेशानी को, लेकिन हमारी इतनी भी कमाई नहीं है कि हम पंखा लगवाएं, और कूलर तो हमारे बस के बाहर ही है। बस से ही नहीं बल्कि औकात से भी बाहर है, ये कहिए आप। मम्मी पापा, ये कहाँ फंसा दिया आप दोनों ने मुझे। अभी फोन करती हो और इनकी खबर लेती हूँ। इन्हें भी अपनी फूल सी बेटी की एक बार भी याद नहीं आती। जब मोनिका अपने चक्कर के बारे में अपनी माँ और पिता को बताती है और अगले ही दिन मोनिका के माता पिता मोनिका के ससुराल गाँव आ पहुँचते हैं। समधन जी, कैसी हैं आप? पहले से तो अब बहुत कमजोर हो गई हैं। माँ, आपको अपनी समधन की पड़ी है। आप यहाँ किसके लिए आई हैं? माँ, मुझे तो गले लगाइए ना। अब मोनिका जैसे ही अपनी बाहें फैलाए अपनी माँ की तरफ बढ़ती है, सुषमा अपने दामाद को देखकर कहती है, दामाद जी, अभी अभी आप खेत से आ रहे हैं और गर्मी तो बहुत है। मोनिका, पानी ले आ ठंडा ठंडा। यहाँ कोई फ्रिज नहीं है, आपको खोलता हुआ और हैंडपंप का पानी ही पीने को मिलेगा। हाँ, मैं भी गांव में ही पली बड़ी हूँ, मुझे भी पता है यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। इतना सुनने के बाद मोनिका अपनी माँ और पापा को पानी लाकर देती है और मोनिका को देख किशोर कहता है, लाइट वैसे रात भर रहती है या नहीं रहती? कहीं रात में मच्छर तो नहीं लगते? ये गांव है पापा, आपको 2-3 दिनों में ही पता चल जाएगा कि यहाँ मच्छर कितने हैं, गर्मी कितनी है और आप पंखे की हवा कितनी खाते हैं। हाँ, ये तो है। गांव की गर्मी भला गांव के लोग ही जान सकते हैं। क्यों मेरी गांव वाली बेटी? अब किशोर और सुषमा 2-3 दिन गांव में अपनी बेटी के ससुराल में रहने का मन बनाते हैं, लेकिन किशोर को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और जब भी लाइट आती तो वो पंखे वाले कमरे में चला जाया करता, लेकिन 10 मिनट बाद या 20 मिनट के बाद लाइट चली जाती थी। अरे गांव में रहना तो गांव वाले ही जानते होंगे, हम शहर वाले यहाँ नहीं रह सकते। ना जाने मेरी बेटी कैसे ही रह रही है, लेकिन खैर उसकी अकल भी ठिकाने तो आ ही गई होगी अब। तुम बड़बड़ाते ही रहोगे, या सोना भी है? ना खुद सोते हो ना मुझे सोने दे रहे हो। ये हमारा घर नहीं है, तुम्हारी बेटी का ससुराल है, तो कम बोलो और सो जाओ। मच्छर भी यहाँ के मेहमान को अच्छे से पहचानते हैं। हाँ, ये भी है। चलो अब जैसा भी है, सोना तो होगा ही, लेकिन हमारी बेटी यहाँ कैसे रह रही है? मुझे लग रहा है हमने उसे कुछ ज्यादा बड़ी सजा दे दी। तो सर पर भी तो उसे हमने ही चढ़ाया है ना, लो फिर सर से उतारने का काम भी हमारा ही होना है। गर्मी से तो हर कोई बेहाल था, लेकिन शहर से आए मोनिका के माता पिता को गर्मी सहन नहीं हो रही थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के ससुराल अभी एक दिन और रुकना था। लेकिन सुबह के नाश्ते पानी के बाद जब जानकी अपने समधी और समधन को छांव वाली जगह पर लेकर जाती है, जहाँ आम और लीची के बहुत सारे पेड़ होते हैं, वहीं खाट लगाकर बैठ जाते हैं, जहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। अरे संदन जी, यहाँ कितना आराम है, इतनी अच्छी हवा भी चल रही है। गांव के लोगों की ये तो सबसे फेवरेट जगह है। मैं भी जब छोटी थी अपने पिताजी के साथ गांव आती थी, तो ऐसे ही सब साथ बैठे करते थे। समधन जी, आप बुरा मत मानिए, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप कुछ दिनों के लिए मोनिका को अपने साथ शहर लेकर जाइए। वो क्या है ना कि वो शहर में ही पली बड़ी है, लेकिन फिर भी उसने हमारे गरीब घर में बहुत कुछ सहा है। मुझे और कमलेश को बहुत समझा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। आप उसे लेकर जाइए। हम भी यही सोच रहे थे और कल ही इस बारे में मैंने इनसे बात भी की है। हमने अपनी बेटी को बहुत नाजुक से पाला है, लेकिन ना जाने वो इतनी बिगड़ती कैसे चली गई। ना उसे पैसे की कीमत समझ आ रही थी और ना ही वो कभी पैसे को पैसा समझती थी। पापा आज ये चाहिए, पापा आज वो चाहिए, पापा आज इतने पैसे चाहिए, ना जाने क्या क्या। कोई बात नहीं, आप गर्मी में उसे शहर लेकर जाइए और ठंड के शुरुआत में आप यहाँ लेकर आ जाना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं समधन जी, लेकिन मैं सिर्फ मोनिका को ही नहीं बल्कि अपने दामाद और आपको भी साथ लेके जाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बेटी को हमसे भी ज्यादा प्यार किया है। अरे नहीं नहीं समधन जी, मैं अपने गांव की जमीन छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो इससे ही जुड़ी रहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आखिरी सांस तक यहीं रहूँ। ठीक है, आप जैसा चाहे, मैं आपको फोर्स भी नहीं कर सकता,
लेकिन कमलेश और मोनिका वहीं रहे तो अच्छा है, और वहीं कोई बिजनेस कर ले। मेरी एक ही तो बेटी है, क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता? हाँ ये तो है, बाकी आपकी इच्छा। लेकिन वो क्या है ना कि मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं रह सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। यही तो गांव के लोगों की खासियत होती है, और वो अपनों से दूर भी नहीं रहना चाहते हैं। किशोर और सुषमा जो कि शहर से आए थे और उनके गांव की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाई, वो अपनी बेटी के साथ दामाद को भी शहर ले जाते हैं। वहाँ किशोर अपनी बेटी और दामाद को नए घर के साथ एक बिजनेस करने के लिए भी पैसा देता है, जिसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। सुमन अपने घर के सारे काम करने के बाद आराम से सो रही होती है, तभी सुमन को दरवाजा खटखटाने की आवाज आ जाती है, जो कि धीरे धीरे और बढ़ ही रही थी। ये कौन कलमुहा है? अब मैं अपने घर में भी चैन से सो नहीं सकती क्या? पता नहीं दिन के समय ही कहाँ से आ गया। जाकर देखती हूँ कि कौन दरवाजा तोड़ने लग रहा है। हरकतों से तो यही लग रहा है कि आज मेरा दरवाजा टूटने ही वाला है। सुमन दरवाजा खोलने जाती है और दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर उसकी पड़ोसन विमला खड़ी थी। सुमन इससे पहले कि विमला को कुछ बोलती कि विमला सुमन को पीछे हटाती है और अंदर चली जाती है। ये देखकर सुमन विमला से कहती है, अरे अरे ये क्या है विमला, तू किसी के घर अपने मर्जी से कैसे घुस के आ सकती है? तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या? ऐसे अच्छा लगता है क्या? कौन किसी के घर आता है इतनी धूप में? मैं अपने घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, तो मैंने यही सोचा कि तेरे घर आ जाऊं। तू भी तो अकेले ही बोर हो रही होगी, तो बस मैं आ गई। अच्छा मेरे लिए एक ठंडा पानी ले आ, क्योंकि मैं धूप से आई हूँ। वाह, एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से मुझे ही बोल रही है कि पानी लाऊं। पहले तो मुझे ये बता कि तू यहाँ क्यों आई है? तुझे पता है ना कि मैं दिन में सोती हूँ, और जो नींद मुझे दिन में आती है वो रात में नहीं आती। तू क्यों इतना मुंह बना रही है? अरे मैं तो तेरी पड़ोसन हूँ, तू मुझसे ही ऐसे बोलती है। एक मैं ही तो हूँ जिसे तू अपने दिल की सारी बात बताती है। अगर तू अब मुझसे ही नहीं बोलेगी तो तू देख लियो, मैं कभी नहीं आऊंगी तेरे घर, फिर तू बोलती रह जाइयो। अच्छा चल ठीक है, अब तू आ ही गई है तो क्या बोल सकती हूँ। वैसे आज मैं यहाँ किसी अच्छे काम से ही आई हूँ, जो तेरे भले की बात है। तू सुनेगी तो खुश हो जाएगी। ऐसी क्या बात है जिसे सुनकर मैं खुश हो जाऊंगी? तू मेरा पीछा छोड़ रही है क्या? भगवान, मुझे पता था कि आप एक न एक दिन मेरी प्रार्थना जरूर सुन लोगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप इतना जल्दी मेरी प्रार्थना सुन लोगे। हाय विमला, तू चली जाएगी तो मुझे तेरी बड़ी याद आएगी, लेकिन मैं काम चला लूंगी। हो गया तेरा, अब मेरी बात सुन ले। मैं इसी मोहल्ले में रहने वाली हूँ, तो तुझे अब मुझे झेलना ही पड़ेगा। और मैं तुझे दूसरी बात ये बताने आई थी कि तेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा, वैसे लड़की कैसी है? उसका परिवार कैसा है? लोग ठीक तो है ना? कहाँ के रहने वाले हैं? तुझे किसने बताया इस रिश्ते के बारे में? अभी तूने कुछ कहा तो नहीं है ना उन्हें? अभी मन में कोई और भी सवाल है तो पूछ ले। अरे हद होती है, एक साथ इतने सारे सवाल कौन पूछता है? लड़की अच्छी है, लड़की का परिवार अच्छा है, मेरी जान पहचान का है, उन्होंने तेरे बेटे को देखा है और उन्होंने सामने से रिश्ता भेजा है, तो तुझे दिक्कत क्या हो रही है? और हाँ, मैंने अभी तक उनको हाँ नहीं बोला है। अच्छा, तू जानती है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ही होगा, वो लोग भी ठीक ही होंगे। एक काम कर विमला, तू उनसे मुझे मिलवा दे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो क्या पता बात बन जाए और जल्दी से मेरा बेटा शादी कर ले। चल ठीक है, तू बोल रही है तो मैं उनसे मिलने की बात करती हूँ। अब तो मुझे पानी पिला दे। कुछ दिनों बाद विमला लड़के और लड़के वालों के परिवार वालों को मिला देती है और दोनों परिवार को एक दूसरे लोग काफी अच्छे लगते हैं और लगे हाथ शादी की तारीख भी तय करवा देते हैं। कुछ ही दिनों में रोहित की शादी मधु नाम की लड़की से हो जाती है। मधु शादी के बाद पूरा घर अच्छे से संभाल लेती है। सुमन भी अपनी बहू से काफी खुश थी। कुछ दिनों बाद मधु रसोई में खाना बना रही होती है और रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू के पीछे पीछे विमला फिर से घर आ जाती है। अरे सुमन, तेरे घर में इतनी अच्छी खुशबू किस बात की आ रही है? क्या बना है? देख, जो बना है वो मुझे दे दियो। मैं तो यहीं तेरे घर में बोरे बिस्तर लगाकर बैठ रही हूँ। मुझे भी नहीं पता कि बहू क्या बना रही है रसोई में। मैं तो देखने के लिए गई थी, लेकिन बहू ने कहा कि बाद में आना। अब बताओ, मुझे तो खुद भी नहीं पता, मैं तुझे क्या बताऊं? कोई बात नहीं, अब मैं इंतजार कर लेती हूँ। मधु बहू जो भी बना रही है वो जल्दी जल्दी ले आ, वरना धीरे धीरे पूरा मोहल्ला यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जो। कुछ देर के बाद मधु हाथों में पोहा और जलेबी लेकर आती है। अपनी सास और विमला को अलग अलग कटोरी में दे देती है। विमला जैसे ही पोहा जलेबी खाती है वो तो खो जाती है, उसे बहुत अच्छे लगते हैं। बहू, क्या खिला दिया है तूने? ये तो बहुत अच्छा है, मजा ही आ गया खाकर। बहू मेरे लिए और ला देना। बहू ये क्या है?
अच्छा तो लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि है क्या। ये पोहा जलेबी है। मुझे पता है आप लोगों ने शायद पहली बार ही सुना होगा, लेकिन ये मेरी अलग रेसिपी है। मुझे ही आती है बनानी। अच्छी लगी ना आप दोनों को? हाँ, बहुत ज्यादा। विमला को मधु की पोहा जलेबी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और उसके मुंह से स्वाद जा ही नहीं रहा था। इसलिए अब वो अक्सर किसी न किसी बहाने से वहाँ आ जाती है और जानबूझकर पोहा जलेबी ही बनवाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मधु मार्केट से सब्जियाँ लेकर बहुत थकी हुई घर जा रही होती है कि तभी गली में विमला मधु को रोक लेती है। अरे बहू, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों आंटी जी, कुछ काम था क्या आपको? हाँ बहू, वो क्या है ना, मुझे पोहा और जलेबी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि तुझे बोल दूं कि तू मेरे लिए पोहा और जलेबी बना दे। आंटी जी, आपने कल ही तो मुझसे बनवाई थी ना पोहा जलेबी, आज फिर से? कल तो बीत गया ना, आज मेरा फिर से मन कर रहा है। देख, मैं तुझे और तेरी सास को अपना मानती हूँ। मुझे कुछ भी चाहिए होता है या कुछ भी खाने का मन करता है तो मैं सीधा तेरे घर आ जाती हूँ। अगर तू मुझे मना करेगी तो तेरे घर आने में मुझे फिर शर्म आएगी। आप ऐसे मत कहिए आंटी जी, आपको पोहा जलेबी खानी है ना तो कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। आपने ही तो मेरी यहाँ शादी करवाई है, तो मैं आपके लिए तो इतना कर ही सकती हूँ। विमला का तो अब रोज का ही हो गया था। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। एक दिन सुमन अपनी बहू को पूरे घर में ढूंढ रही होती है, लेकिन मधु कहीं भी दिखाई नहीं देती है। ये बहू कहाँ गई? जाने से पहले कहीं कुछ बताया भी नहीं। अब मैं कहाँ देखूं इसे? एक काम करती हूँ, विमला के घर जाती हूँ। क्या पता विमला ने ही उसे कहीं जाते हुए देखा हो। सुमन विमला के घर जाती है और वहाँ रसोई में मधु पोहा बना रही होती है और रसोई के बाहर विमला खड़ी थी। ये देखकर सुमन कहती है, अरे विमला, मेरी बहू यहाँ क्या कर रही है? मैं कब से इसे घर में देख रही थी। मैं ही लेकर आई थी तेरी बहू को। वो क्या है ना, मुझे पोहा और जलेबी खाने का बहुत मन था, तो उसे बहुत अच्छी पोहा और जलेबी बनाने आती है, तो बस इसलिए मैं उसे अपने घर ले आई। विमला, ये क्या है? तू हमेशा मेरी बहू से पोहा जलेबी ही बनवाती रहती है। मुझे तो लगता है कि मेरी बहू नहीं बल्कि ये तेरी बहू है। सुमन को विमला पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी बहू को जल्दी ही वहाँ से लेकर चली जाती है। उसके बाद कभी भी विमला पोहा जलेबी खाने के लिए बोलती तो सुमन जानबूझकर पोहा जलेबी में कभी नमक डाल देती है तो कभी जानबूझकर मिर्ची डाल देती है। एक दिन विमला की पोहा जलेबी में ढेर सारी हरी मिर्च थी, जिसे खाने के बाद विमला को बहुत तीखा लगता है। उफ बहू, ये क्या खिला दिया तूने? जलेबी को जहर बना दिया तूने। हाय, कोई पानी लेकर आओ, कुछ लेके आओ, बहुत तीखा लग रहा है। मधु विमला को पानी और चीनी देती है। जब विमला का तीखापन कम होता है तो वो कहती है, बहू रहने दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आज के बाद पोहा जलेबी तो क्या, नॉर्मल जलेबी भी नहीं खाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? इतनी अच्छी लग रही है क्या तुझे? रुक, मैं मधु को बोलती हूँ कि वो तेरे लिए और भी कुछ बना दे। यहाँ भी खा लियो और कुछ घर के लिए भी लेकर चली जाइयो। अरे मैंने छोड़ ही दिया है पोहा जलेबी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विमला उसके बाद से ही कभी भी पोहा जलेबी को नहीं खाती है और मधु और सुमन भी अब चैन की सांस लेते हैं। गुलाबो का सपना था कि उसका एक बड़ा सा घर हो, उसमें बड़े बड़े कमरे हो। एक दिन वो अपने कमरे में लेटी हुई सपने देख रही होती है कि वो एक बहुत ही बड़े घर में आराम से बड़े बड़े कमरों में लेटी हुई है। चारों तरफ लाइट जगमगा रही थी। तभी अचानक अंशिका, जो कि उसी के साथ उसके कमरे में सो रही है, करवट लेती है और उसके धक्के से गुलाबो जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। हाय राम, मैं तो सपना देख रही थी। कितना अच्छा सपना था और हकीकत कितनी बुरी है। सपने में मैं आराम से एक कमरे में लेटी थी और हकीकत में अपनी इस चुड़ैल बहू के साथ, जिसे रोज आदत है मुझे धक्का मारकर नीचे गिराने की। हाय मेरी कमर, आज तो मैं गई। क्यों बहू, क्या हुआ? ज्यादा लग गई क्या? बहुत दर्द हो रहा है ना? माँ जी, आप तो रहने दीजिए। पहले खुद ही धक्का मार दिया, गिरा दिया, उसके बाद अब दिखावा कर रही हो। हट जाइए यहाँ से। मुझे भी ऐसे ही दर्द हो रहा था जब तुमने मुझे धक्का मारकर गिराया था। माँ जी, आप कितना झूठ बोल रही हो। मैंने आपको धक्का नहीं मारा, आप मेरी सास है, भला मैं आपको धक्का क्यों मारूंगी? तुझे खुद नहीं पता कि तूने मुझे धक्का मारा है। तू उस समय नींद में रहती है। लेकिन माँ जी, आपने तो मुझे जानबूझकर ही मारा था ना, आप तो नींद में नहीं थी। हाँ, वो इसलिए ताकि तुझे भी पता चल सके जब तू मुझे गिराती है तो मुझे कितना दर्द होता है। अब शायद तुझे भी समझ में आ गया होगा। अब आगे से तू मुझे नींद में भी धक्का नहीं मारेगी। जी माँ जी, समझ गई।
आगे से मैं सच में आपको गलती से भी धक्का नहीं मारूंगी। अब सो जाइए, सुबह होने वाली है। हाँ ठीक है, सो जा। गुलाबो और अंशिका इतना कहकर अपने अपनी साइड फिर से सो जाती हैं। अगले दिन अंशिका अपनी कमर पर हाथ लगाए झुककर घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका पति धीरज वहाँ आता है। आपको कौन सा ऐसा खजाना मिल गया जो आपकी हंसी नहीं बंद हो रही है? इस घर में मुझे अकेले छोड़कर बाहर रहने के लिए ही तो आप मुझसे शादी कर लाए थे ना। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम तो हर बात को दिल पे ले लेती हो। अरे मैं तो इसलिए हंस रहा था क्योंकि तुम जो कमर पे हाथ रख के झाड़ू लगा रही हो ना, ऐसा लगता है माँ से पहले बुढ़ापा तो तुम्हारा आ गया है। बुढ़ापा माँ जी से पहले नहीं आया है, लेकिन हाँ, ये कमर दर्द उनका ही दिया हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। माँ ने तुम्हें कमर दर्द दे दिया, लेकिन कैसे? सही से बताओ। धीरज और अंशिका आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी गुलाबो वहाँ आती है और उनकी बातें सुनकर बोलती है। बेटा मैं बताती हूँ, मैंने तेरी पत्नी को बेड से धक्का मार दिया था, इसलिए उसकी कमर में चोट लग गई। लेकिन क्यों माँ? आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ये तो आपकी कितनी देखभाल करती है। बेटा देखभाल तो करती है, ये बात तो सही है, लेकिन ये रोज मुझे रात में सोते हुए धक्का मारती थी, इसीलिए मैंने भी इसे मार का एहसास दिलाया कि कितना दर्द होता है। अब ये आगे से नहीं करेगी। अरे इसकी उम्र नहीं है, अगर इसकी एक दो हड्डियां टूट भी गई तो जुड़ जाएंगी, मेरी नहीं जुड़ पाएंगी। देखिए माँ, मुझे काम के चक्कर में हमेशा बाहर रहना पड़ता है और आप दोनों की एक दूसरे से बनेगी नहीं। आप लोग एक दूसरे का ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा माँ? तू हम दोनों सास बहू की छोड़, अपनी बता। हमारा दोनों का तो चलता रहता है, ये सब बस सास बहू के एक कमरे की वजह से हो रहा है। जिस दिन हमारा कमरा अलग होगा उस दिन हमारी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। माँ लगा हुआ तो हूँ, थोड़ी तनख्वाह बढ़ जाने दो, उसके बाद एक और कमरा बनवा दूंगा। आजकल महंगाई इतनी होती है, क्या बोलूँ मैं आपको। आजकल किसी भी काम में हाथ देने से पहले 100 बार अपने दिमाग में उसी सोचनी होती है। ठीक है, तू तो फिर से महंगाई का रोना रोने लगा। अभी बनवाने की नहीं बोल रही, चिंता मत कर तू। माँ जी, धीरज जी, आप लोग बैठकर बातें करिए, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ और चाय बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ बहू, जा जल्दी जा, मेरा बेटा इतनी दूर से आया है, थक गया होगा। अंशिका रसोई में जाती है और चाय पकोड़े बनाकर बाहर ले आती है। सभी चाय पकोड़े खाते हुए आपस में बातें करते हैं। धीरज हमेशा काम के चक्कर में बाहर ही रहता था। घर में बस अंशिका और उसकी सास ही रहती है। दोनों का एक कमरा होने के कारण आपस में दोनों की लड़ाई होती रहती थी। एक दिन अंशिका अपनी साड़ी निकालने के लिए अलमारी खोलने चलती है तो बीच में एक लकड़ी की छोटी सी अलमारी अड़ जाती है। अंशिका उसे हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाती। तभी वो अपनी सास को आवाज देती है। माँ जी, आप कहाँ हो? जल्दी से यहाँ तो आइए। हाँ बोल, क्यों चिल्ला रही है तू? सुबह सुबह ही शोर मचाने लगती है। माँ जी, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो बिना बात ही चिल्लाऊंगी। ये लकड़ी की छोटी सी अलमारी किसने रखी है मेरी अलमारी के पास? इस घर में मेरे और तेरे अलावा कौन रहता है? अगर तू पूछ रही है तो इसका सीधा मतलब यही है कि मैंने ही रखा होगा। लेकिन क्यों माँ जी, क्यों? पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ आपका ही सामान रखा है। मेरा सामान बाहर आंगन में पड़ा हुआ है, सिर्फ बेड को छोड़कर, क्योंकि उसमें तो सोना होता है ना। बस इसी की कमी थी जो आपने इसे भी लाकर यहाँ रख दिया। अरे तो क्या करती, बाहर इस अलमारी को चूहे काट रहे थे और ये मेरी सास की आखिरी निशानी है, मैं इसे कैसे खराब होने दे सकती हूँ? माँ जी, तो चूहा तो यहाँ भी आ सकता है ना? यहाँ नहीं आएगा क्योंकि तुझे चूहे से डर लगता है, इसलिए तू इस कमरे में चूहे की दवा रखती है, तो इस कमरे में मेरी अलमारी सुरक्षित है। माँ जी, ये कमरा सास बहू का एक कमरा है, यानी कि मेरा भी है, और इस अलमारी के यहाँ रहने से मेरी अलमारी नहीं खुल रही है। मैं अपनी साड़ी कैसे निकालूं? अब मैं क्या बताऊं बहू, खिसका सके तो निकाल ले, वरना वो साड़ी बाहर है, उसे पहन ले। अंशिका जैसे तैसे करके अलमारी को सीधा टेढ़ा करके अपनी साड़ी निकालती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन गुलाबो सोते हुए जोर जोर से खर्राटे लेती है, जिससे अंशिका की आंख खुल जाती है और वो अपने आप से बोलती है, बस यही कमी थी माँ जी के खर्राटों की। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती एक कमरा सास बहू का। अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिन भर काम करो और रात में ठीक से सोने को भी नहीं मिलता है। माँ जी उठिए ना, आप कैसे सो रही हो? अब सोने का भी कोई नया तरीका आ गया है क्या? माँ जी, सोने का कोई नया तरीका तो आया नहीं है, लेकिन आप जो ये नए तरीके से सो रही हो ना, वो मुझे परेशान करने का अच्छा तरीका है।
इतनी जोर जोरों से खर्राटे ले रही हो आप। हाँ तो क्या करूँ, मुझे जुकाम हो गया है लगता है, इसीलिए मुझे खर्राटे आ रहे हैं। तुझे सोना है तो ऐसे ही सो, वरना जा बाहर जमीन पर जाके सो जा। गुलाबो इतना कहकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद अंशिका फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी सास के खर्राटों की आवाज से वो सो नहीं पाती और गुस्से में उठकर बाहर आंगन में चली जाती है और जमीन पर सो जाती है। लेकिन जमीन पर सोने की वजह से उसकी तबीयत खराब ही हो जाती है। तभी धीरज फिर से घर लौट कर आता है। तभी अंशिका बोलती है, इस घर की बहू और तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैंने बहुत सब्र कर लिया, लेकिन अब नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे शादी के बाद एक पर्सनल कमरा नहीं दे सकते हो तो मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। यार ऐसा तो मत बोलो, अरे जल्दी बनवा दूंगा एक कमरा और। देखिए मैं अपने मायके जा रही हूँ, जब आप मेरे लिए एक पर्सनल कमरा बनवा लो ना तब मुझे लेने आ जाना। नहीं अंशिका, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे तुम तो मेरी मजबूरी समझो, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पहले ही बनवा चुका होता। देखिए जब से मैं इस घर में आई हूँ ना तब से समझ ही तो रही हूँ, अगर मेरी शादी किसी गरीब घर में हुई होती ना, सास और पति पहले कमरा तैयार करवा देते बहू का, अगर नहीं कर पाते तो खुद का दे देते। लेकिन यहाँ तो ना तो आपको कोई फर्क पड़ता है और न ही माँ जी को। लेकिन अब मैं ऐसे बिना कमरे के नहीं रह सकती हूँ, मुझे अलग कमरा चाहिए तो बस चाहिए। जब कर सको ना इतना मेरे लिए तो लेने आ जाना। सास बहू के एक कमरे से परेशान होकर अंशिका अपने घर चली जाती है और धीरज उसकी बातों से परेशान होकर चेयर पर बैठ जाता है।